ऑडिबल? हम्म। ग्रीन रेवोल्यूशन से ये सब क्या ही होगा, टेम्पलेट ही लगा लेते हैं। अनकन्वेंशनल आएगा तब सोचेंगे इसका। सोचा तो कैसे भी जा सकता है, प्रॉब्लम ये फास्टेस्ट तरीके से क्या सोचा जा सकता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे जो अप्लाई हो पाए। कॉम्बिनेशन में भी जाओ ही मत। ऑनलाइन में भी एक बच्चा पूछ रहा था कि सर इसमें पॉइंट्स का प्रायोरिटाइज ऑर्डर ठीक नहीं है। पॉइंट्स का प्रायोरिटाइज ऑर्डर में मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ कि जब हम 1 महीने बाद लिखेंगे, 15 दिन बाद, तो पहले 3 पॉइंट आपके होंगे, उसके नेक्स्ट 4 पॉइंट मेरे होंगे। तो अभी उसमें मत जाओ, अभी जो सिखा रहे हैं उसको सीखते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फॉर द क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल, इफेक्टिव रेगुलेशन एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी आर की टू गुड गवर्नेंस, क्रिटिकली एनालाइज इट्स रोल। या फिर local self government have been operational for more than 3 decades, evaluate their role। यहाँ भी रोल इवैल्यूएट हो रहा है, वहां भी रोल इवैल्यूएट हो रहा था। The role of CBI in India's premier investigative agency is being questioned, examine the reasons and suggest improvement। नीति आयोग has transformed planning in India but still faces many operational challenges। यहाँ भी role से related question है। और institutional quality is a crucial driver of economic performance in this context, suggest reforms in civil services। तो ये जो रोल बेस्ड क्वेश्चंस हैं या फिर उस इंस्टीट्यूशन का काम क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, या उसके चैलेंजेस क्या हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के चैलेंजेस कि आ गया ईडी आ गया और ईडी के चैलेंज क्या हैं, या फिर नीति आयोग आया, नीति आयोग के चैलेंजेस क्या हैं, एनआईए आया, एनआईए के चैलेंजेस क्या हैं। तो उस चैलेंजेस को क्वांटिफाई करने के लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए कि दीज आर द पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच कि वो सही कर रहा है कि खराब कर रहा है। तो उन पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करके अपन एक 3PI करके टेम्पलेट याद करेंगे। सिग्निफिकेंस 2 क्वेश्चंस में लग जाएगा कि आउट ऑफ पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं 6 to 7, उसमें से 2 क्वेश्चंस में 3PI सेट हो जाएगा मिनिमम, मे बी मोर देन दैट। तो सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम्स है वो यहां से देखते हैं कि उसमें जो कोई काम कर रहा होगा, पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। सीबीआई तो सीबीआई में वहां आएगा कि भाई खुद का कैडर नहीं है, डेपुटेशन है। एनआईए है तो एनआईए का कोई चैलेंज आएगा। क्या है वो, ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है तो उसका अपना चैलेंजेस आएगा। किसी भी इंस्टीट्यूशन का चैलेंजेस आएगा तो कोई पीपल उसमें काम कर रहा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट और 1 पॉइंट शुड बी रिलेटेड टू द पीपल। सेकंड शुड बी रिलेटेड टू इट्स पावर्स एंड फंक्शंस कि क्या वो सुओ मोटो ले सकता है कि नहीं ले सकता है, इम्प्लीमेंटेशन होगा कि नहीं होगा। थर्ड इज द प्रोसेस कि प्रोसेस थ्रू विच दैट इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग, क्या वो एफिशिएंट है, क्या वो इफेक्टिव है, क्या वो इकोनॉमिक है। और लास्ट आ जाएगा आई इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ट्राइब्यूनल्स, कि भैया ट्राइब्यूनल्स जो हैं जो सेटअप हुए थे टू फास्ट प्रोसेस द जुडिशियल सिस्टम, बट उसके अपने चैलेंजेस हैं। लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ट्राइब्यूनल्स में क्या स्किल की प्रॉब्लम है, क्या कुछ ट्राइब्यूनल्स में स्केल की प्रॉब्लम है, क्या ट्राइब्यूनल्स में ऑटोनॉमी की प्रॉब्लम है, क्या ट्राइब्यूनल्स में अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम है, क्या क्या ट्राइब्यूनल्स एफिशिएंट और इफेक्टिव हैं, क्या क्या ट्राइब्यूनल्स का जस्टिस डिलीवरी इकोनॉमिक है कि वापस हाई कोर्ट पहुंच जाता है फिर सुप्रीम कोर्ट। सो ट्राइब्यूनल्स ओनली एडेड वन एक्स्ट्रा लेयर इन द जस्टिस डिलीवरी। ट्राइब्यूनल्स के पास में क्या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है कि नहीं। तो ये अपने को याद करना पड़ेगा डायमेंशंस। पीपल, अब लोगों के पास क्या होता है, या तो स्किल होती है या एक्सेसिबिलिटी होती है। एक्सेसिबिलिटी मतलब अवेलेबिलिटी मतलब स्केल, कि क्या वो एक जगह है, 2 जगह है, 5 जगह है। एनजीटी सिर्फ दिल्ली बेस्ड है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, या 5 बेंचेस हैं बस। तो एक स्किल का प्रॉब्लम है, एक स्केल का प्रॉब्लम है रिलेटेड टू पीपल। पावर्स एंड फंक्शंस में क्या उस इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी है, और अगर ऑटोनॉमी है तो ये तो नहीं है कि डिस्क्रिशनरी पावर बहुत सारी है और अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। फिर आया प्रोसेस, जिस प्रोसेस से वो डिलीवरी हो रही है क्या वो एफिशिएंट है, क्या वो इफेक्टिव है, क्या वो इकोनॉमिक है। और लास्ट आ गया
इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है कि नहीं। तो ये 3PI का इंस्टीट्यूशंस का सेट करेंगे। कमिंग बैक टू द सिनोनिम्स ऑफ स्किल, तो स्किल में क्या कॉम्पिटेंसी डेफिसिट है क्या, कि मान लेते हैं हम कि सीबीआई लगा लेते हैं, तो क्या सीबीआई में कॉम्पिटेंसी का डेफिसिट है, तो कह सकते हैं क्योंकि खुद का कैडर नहीं है तो डेपुटेशन पे आते हैं, तो डेपुटेशन पे सिर्फ 5 साल इज द मैक्सिमम विच इज अलाउड, तो कॉम्पिटेंसी डेफिसिट हो सकता है। बिकॉज किसी भी इंस्टीट्यूशन में जब आप काम करते हैं यू शुड हैव एन इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक स्किल सेट, और वो तभी आएगा जब खुद का कैडर होगा। खुद का कैडर है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से मतलब आईपीएस ऑन डेपुटेशन आते हैं। मैक्सिमम जो हायरिंग होती है वो सीबीआई में शायद इंस्पेक्टर या डीवाईएसपी लेवल पे पहले होता था, अब तो सिर्फ इंस्पेक्टर लेवल पे होता है। सो कॉम्पिटेंसी डेफिसिट, देन देयर कैन बी ट्रेनिंग टोकनिज्म जो अपन ने पहले भी पढ़ा था, देन देयर कैन बी नॉलेज एसिमेट्री, कि जस्टिस डिलीवरी का क्वेश्चन आ गया जैसे मान लो, या फिर आरटीआई के चैलेंजेस क्या हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो नॉलेज एसिमेट्री है, जिसको नॉलेज लेना है वो अवेयर नहीं है, जिसको नॉलेज देना है वो नॉलेज नहीं दे रहा है, सो नॉलेज एसिमेट्री का एक चैलेंज है। फिर स्केल की प्रॉब्लम है कि वैकेंसी का बैकलॉग हो सकता है। आरटीआई चैलेंजेस तो लिखेंगे भाई, आरटीआई के अंदर जो कमिश्नर्स हैं उनकी वैकेंसी चल रही है, या पेंडेंसी ऑफ केसेस भी डाल सकते हैं इसके अंदर। इंस्टीट्यूशनल ओवररीच एंड अंडररीच दोनों लिख लेते हैं, कि काम आपका है नहीं फिर भी आप कर रहे हो तो ओवररीच हो गया, काम आपका है और आप नहीं कर रहे हो तो अंडररीच हो गया। देन वी हैव ऑटोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन, तो फंक्शनल ओवररीच हो गया, आपका फंक्शन नहीं है फिर भी आप कर रहे हो तो फंक्शनल ओवररीच। एग्जीक्यूटिव एनक्रोचमेंट हो सकता है, डैश एनक्रोचमेंट हो सकता है एक्चुअली। देन ऑटोनॉमी विदाउट अथॉरिटी, कि आपको इतना फ्री कर दिया है बट अथॉरिटी नहीं है आपके पास में। तो फॉर एग्जांपल जैसे सुओमोटो पावर नहीं है किसी बॉडी के पास में, हम देखें कहीं सुओमोटो पावर नहीं है, पुलिस के ही केस में लगा लो कि सुओमोटो पावर नहीं है उसके पास में, सो ऑटोनॉमी विदाउट अथॉरिटी। देन अकाउंटेबिलिटी में ऑडिट गैप्स हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आया कि सोशल ऑडिट के चैलेंजेस क्या, यहां से शुरू करते हैं। तो सोशल ऑडिट में स्किल का प्रॉब्लम होगा कि ऑडिट की फॉर्मल स्किलिंग हुई नहीं है आपके पास में। सोशल ऑडिट का स्केल का प्रॉब्लम होगा कि सिर्फ एमजी नरेगा को स्टेट्यूटरी स्टेटस दिया है, बाकी किसी में आप सोशल ऑडिट नहीं कर सकते हैं। सोशल ऑडिट में ऑटोनॉमी का प्रॉब्लम होगा कि सोशल ऑडिट में वैसे तो ऑल द ग्राम सभा इज अलाउड, बट सारे ग्राम सभा के रिप्रेजेंटेटिव होते ही नहीं है उसके अंदर, तो इट हैज बीन स्क्यूड टू सर्टेन क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स, सो ऑटोनॉमी का प्रॉब्लम हुआ। फिर अकाउंटेबिलिटी का प्रॉब्लम है ऑडिट गैप्स का, तो डाल देंगे कि भाई मैं फाइंड आउट तो कर देते हैं गैप बट एक्शन टेकन रिपोर्ट आता ही नहीं है उसका, तो सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड बन गया है उसका। फिर एफिशिएंट का प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स हो सकते हैं, प्रोसीजरल रिडंडेंसी हो सकती है, डिले डिसीजन मेकिंग होगा, ओवर रेगुलेटेड एंड अंडर गवर्नड। ओवर रेगुलेटेड का मतलब है इतने सारे रूल्स बने हुए हैं, और अंडर गवर्नड का मतलब है गवर्नेंस लीड्स टू ऑटोनॉमी, तो ऑटोनॉमी नहीं है। गवर्न का मतलब गवर्नेंस से आता है अगर आपने सुना होगा तो इट्स अ कॉमन टर्म। ओवर रेगुलेटेड मतलब कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना हुआ है बट अंडर गवर्न है, इफेक्टिव नहीं है वो, तो उसको बोला जाता है ओवर रेगुलेटेड बट अंडर गवर्न। फिर क्या वो इफेक्टिव है क्या, तो उसके लिए आएगा कि वन साइज फिट ऑल पॉलिसी सिंड्रोम है, कि सबके लिए सेम टाइप ऑफ पॉलिसी बना दिया आप। आउटपुट आउटकम डिस्कनेक्ट, पहले ये होता था इनपुट आउटकम डिस्कनेक्ट, अब मेजॉरिटी नाउ इन इंडिया वी नो वी हैव द आउटपुट बेस्ड बजटिंग एंड वी नाउ आल्सो हैव आउटकम बेस्ड बजटिंग। आउटकम क्या होता है, आउटकम इज क्वालिटेटिव, आउटपुट इज क्वांटिटेटिव। सो आउटकम एमजी नरेगा का आउटकम क्या होगा और आउटपुट क्या होगा, एमजी नरेगा आउटपुट क्या हुआ और आउटकम क्या हुआ, क्या आउटपुट इज ए टेंजिबल थिंग निकलेंगे आउटपुट में से। तो मान लो कुछ गड्ढा खोदना है, वाटर हार्वेस्टिंग करना है, तो कितना गड्ढा खोदा, कितना पानी स्टोर हुआ, ये सब हो गया आउटपुट में एमजी नरेगा का। उसका आउटकम क्या हुआ, पावर्टी इरेडिकेशन हुआ कि नहीं हुआ रूरल में, वो हुआ उसका आउटकम। स्किल डेवलपमेंट है, जैसे आउटपुट क्या हुआ, 2 करोड़ को स्किल करा दिया, आउटकम क्या हुआ, जॉब मिली कि नहीं मिली।
आउटपुट जैसे कई एक रोड एक्सीडेंट का बताता हूँ मैं हमेशा कि रोड एक्सीडेंट में आउटपुट क्या होगा, मैंने पोस्टर लगा दिए, होर्डिंग्स लगा दी, वो उसका आउटपुट हो गया। आउटकम क्या हुआ, एक्सीडेंट कम हुए कि नहीं हुए। कोई ऐसा एग्जांपल इस रोड वाले में जो मैंने पहले बताया होगा कभी, कि अगर मैंने पोस्टर लगाए, मान लो ये रोड है, ये रोड है और यहाँ साइड में मैंने पोस्टर लगा दिए है ना, इस पे कुछ लिखा हुआ है, तो इसका आउटपुट होगा दैट पोस्टर। और आउटपुट आउटकम ओरिएंटेशन उल्टा कैसे हो सकता है कि मैंने पोस्टर तो लगा दिए, दूसरी साइड मुंह करके लगा दिए, तो हो गया आउटपुट आउटकम डिस्कनेक्ट। आउटपुट तो है, आउटकम नहीं आएगा। एमजी नरेगा में मैंने रोड तो बनाया जो दिख रहा है, बट उनको रोड चाहिए ही नहीं था, उनको कुछ और बनाना था, तो आउटपुट आउटकम डिस्कनेक्ट आ गया। सो देयर कैन बी वन पॉइंट रिलेटेड टू आउटपुट आउटकम डिस्कनेक्ट। फिर पॉलिसी और इंप्लीमेंटेशन डिस्कनेक्ट हो सकता है। पॉलिसी बनाई थी बहुत अच्छी, इंप्लीमेंटेशन में गड़बड़ हो गई। क्लासिक एग्जांपल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, पीडब्ल्यू का सर्टिफिकेट, आजकल तो न्यूज में भी चल रहा है। सिलेक्शन अगर हो जाए ना आपका, तो ऐसा बाबा नहीं बनने का है ना, अब तो सीख ही गए होगे। ये जितने बाबा बने, उतने जितने फेमस हुए, टेम्परेरी बेसिस पे तो थोड़ा म्यूट कर देते हैं। मतलब फिर वो आपको बड़ा परेशान करेगा। तो ऐसा बाबा नहीं बनना है ना, थार से उतरते हुए वीडियो नहीं बनवाने हैं, वरना बहुत दिक्कत आएगी। देन इकोनॉमिक इश्यूज क्या आएंगे, अंडर फंडेड, तो अंडर फंडेड लिख सकते हैं, 3F लिख सकते हैं, फंड फंक्शन फंक्शनरीज का इशू है, वो पार्ट आ सकता है। फिर फिस्कल लीकेज आ सकता है, अगर गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन पूछा हो कुछ, तो उसका फिस्कल लीकेज आ जाएगा। डिलेड फंड डिवोल्यूशन आ जाएगा। फिजिकल इंफ्रा के चैलेंजेस में आईसीटी का बैकबोन नहीं है, मेंटेनेंस नेग्लेक्ट हो सकता है, कि प्रोडक्ट बना तो देते हो बट फिर वो मेंटेन नहीं होता, तो मेंटेनेंस नेग्लेक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में हिरारिकल ओवरलोड, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी और जुरिस्डिक्शनल एम्बिग्यूटी, ये भी आ सकता है कि सेंटर में आएगा, स्टेट में आएगा, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन करेगा, आप करोगे, मैं करेंगे, तो ये जुरिस्डिक्शनल एम्बिग्यूटी आएगा। जैसे सीबीआई आया तो जनरल कंसेंट हटा लिया स्टेट्स ने, वो आ सकता है। एनआई आया, उसमें जनरल कंसेंट हटा लिया, तो वो सारे इश्यूज यहाँ पे ला सकते हैं। तो एक बार इसको पढ़ लो, अगेन 2 वर्ड याद करेंगे, बाकी सब छोड़ेंगे। क्या भाई, टू मेनी हायरार्कीज, कि था ना, जो आई थिंक व्हेन द मोदी गवर्नमेंट केम सेड कि जिस हायरार्की से फाइल स्टार्ट होगी, उससे ऊपर बस 3 हायरार्कीज में ही जाएगी साइन होने के लिए, उससे ऊपर नहीं जाएगी। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होती है कि आप स्टार्ट करते हो एकदम क्लर्क से, फिर क्लर्क देता होगा एसडीओ को, एसडीओ देता होगा एक्सीएन को, एक्सीएन देता होगा एसडीएम को, एसडीएम देता होगा एडीसी, एडीसी देगा डीसी, फिर डिवकॉम, फिर एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो चलता ही चला जाता है। तो मोदी सरकार बोली बस 3 ही लेयर तक जाना है। और ऐसा होता क्यों था, ताकि इन केस कुछ ऊपर नीचे हो तो यू कैन ऑलवेज बी सेव्ड, कि भाई फाइल नोटिंग मेरी नहीं थी, मैं तो बस साइन करके ऊपर चला गया था। क्या कह रहे हो, सीएम विदाउट पोर्टफोलियो, तो मेरा साइन का ही नहीं होगा, उसको ओवर रिमूव करने के लिए आया था ये हायरार्की ओवरलोड। अंडर गवर्नमेंट क्या होता है, छोड़ दे अभी। नॉलेज एसिमेट्री मतलब एक के पास बहुत नॉलेज है और आप समझ गया कि नहीं समझा, कभी नहीं जाती उसी को जाति कहते हैं। इंस्टीट्यूशंस में होगा ना, सीबीआई वाले में, अब स्टेट देंगी नहीं इसको फाइल, क्या करेगा, वो कितना मांगता रहे, परमिशन मांगा, परमिशन ही नहीं दिया, तो हो गया नॉलेज एसिमेट्री। एक के पास सबसे ज्यादा पैसा, चल छोड़, अब क्या ही क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है। आप ऑफिशियली भी अगर एक डेस्क से दूसरे डेस्क में इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, तो उसके कभी कभी पैसे लग जाते हैं ऑफिशियली के, 2000 का रेट था पहले तो,
जब हमने काम किया था। मैं बात ही नहीं कर रहा। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन कह सकते हैं। मतलब एक वर्ड को कितनी जगह यूज करेगा। अगर तुझे कंपार्टमेंटलाइजेशन पता है तो इसे भी पता है, इसे भी पता है, सबको ही पता है। तो उसका कुछ तो और नेगेटिव कीवर्ड निकालना पड़ेगा अपने को, बस वही गेम है सारा। कोई कुछ और भी पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? चल, तेरा डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा। फिनिश करो फिर पढ़ा। हम्म। क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स से सोशल ऑडिट का हो सरपंच पति। तो वैसे ही जो ग्राम सभा के जो सेशन होते हैं उसमें हर कोई थोड़ी जाता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही जाते हैं बस। मतलब वो ही जाते हैं, तो क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स तो हो ही गया हो। गांव गांव के बैकग्राउंड से आते हो मोटा मोटी, फिर नहीं समझेगा, छोड़। गांव कास्ट एक लेवल के बाद जाके फिर भी वो हो जाता है, क्लास बेस्ड रहता है अब आजकल। मतलब वो इट डिपेंड्स आप दिल्ली से कितना दूर हो। तो ये हरियाणा वरियाणा है, यहाँ वहाँ में थोड़ा क्लास बेस्ड चल जाता है। फिर तू प्रॉपर बिहार बिहार वहां पहुंच गया तो कास्ट। तो इट ऑल डिपेंड्स, मतलब नॉट ओनली बिहार, तमिलनाडु आल्सो। इट्स नॉट आई एम एंटी नॉर्थ इंडियंस। सोशल ऑडिट आइडियली किसको करना है? सारे बेनिफिशियरीज को। मुझे देखना है एमजी नरेगा का सोशल ऑडिट। एमजी नरेगा ने रोड बनाया, इस रोड के यहाँ पे दलित बस्ती भी है, इस रोड के यहाँ पे कोई और बस्ती भी है, तो सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर डिसाइड करना चाहिए ना कि रोड की हाइट कितनी रखेंगे, सीमेंटेड बनाएंगे कि तारकोल का बनाएंगे, वैसे डिसाइड होना चाहिए। हो सकता है मेरा घर इतनी ऊंचाई पे हो यहाँ पे और रोड इससे ऊपर बन रहा हो, बट प्रॉब्लम ये है कि वो सारे स्टेक होल्डर जो सोशल ऑडिट में होने चाहिए उनको बुलाया ही नहीं जाएगा। तो वहां जाएंगे सिर्फ मेन मेन लोग, 5 लोग जाएंगे, डिसाइड कर लिया। क्यों? बिकॉज बाबूजी का घर ऑलरेडी 4 फीट ऊपर है, तो उनको फर्क पड़ता नहीं, रोड बनेगा। क्यों बनेगा? बिकॉज रोड का कॉन्ट्रैक्टर ने बाबूजी के साथ काम किया पहले, तो हो गया फेलियर। ना ना, सोशल ऑडिट तो रियल टाइम है, वही तो उसका यूनिक फीचर है। इस बाकी जो ऑडिट होता है, सीएजी जो ऑडिट होता है वो पोस्ट फैक्टो है, होने के बाद होगा। सोशल ऑडिट इज रियल टाइम, सारे स्टेक होल्डर्स आएंगे, वो डिसाइड करेंगे क्या अच्छा और क्या खराब है, वही उसका बेनिफिट है। बट उसको स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट नहीं है सीएजी की तरह। तो वो एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं ले सकता कि पिछली बार ये कमी निकाली थी उसका क्या हुआ, नहीं पता क्या हुआ। जैसे आप जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो आपको मान लो फंड मिला, आपको आपने डिमांड फॉर ग्रांट्स रखे, सरकार ने आपको पैसे दिए किसी डिपार्टमेंट को। अब उस डिपार्टमेंट ने वो पैसा यूज करने के बाद उसको यूसी बोलते हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मैंने इतना पैसा कंज्यूम कर लिया। वो सारे यूसी सीएजी के पास जाते हैं, तो सीएजी देखता है कि अच्छा ठीक है 100 करोड़ का रोड बनाना था, बना कि नहीं बना। तो वो सीएजी एंड ऑल क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल है तो ये सब वैलिड है। सोशल ऑडिट के केस में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पिछली बार देखा रोड खराब था तो अब खत्म, और कुछ नहीं होगा। एमजी नरेगा ने लेकिन उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया था कि जितने भी एमजी नरेगा के प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें सब में सोशल ऑडिट होगा। बट प्रॉब्लम यह है कि सोशल ऑडिट होगा, उसके बाद क्या होगा वो भी फिक्स नहीं है। कि उसने कमी निकाली कि ये जो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन होता था या वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट थे खराब बने, बट वो रिपोर्ट सबमिट हो गया, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो ग्रीवेंस एड्रेसल का कुछ है नहीं इसमें।
वी कैन सी, कहाँ रिपोर्ट थोड़ी बनाते हैं वो, कहाँ देखेगा? सोशल ऑडिट की कौन सी रिपोर्ट मेंशन देख ली तूने वेबसाइट पे? सिर्फ एमजी नरेगा की है ना, सारी दुनिया एमजी नरेगा थोड़ी चला रही है। क्योंकि एमजी नरेगा ने स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया तो बन गया, और वो भी तू यहाँ बैठ के देख रहा है ना सोशल ऑडिट। प्रॉब्लम वहां है कि सारे बेनिफिशियरीज तो है ही नहीं ना उसमें, तो रोड बन गया 4 फीट ऊपर, वो बन गया, तो उसमें रिपोर्ट में लिखा होगा कि ये स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हुई 13 मार्च 2025 को, सब आए, सबने ये इम्प्लीमेंट कराया। सोशल ऑडिट तो रियल टाइम है ना, हो गई क्या? एक नया प्रोजेक्ट आया है, अब ये रोड बनाया जाएगा, उस रोड की शुरुआत के लिए सोशल ऑडिट के थ्रू सारे बेनिफिशियरीज को 13 मार्च 2025 को यहाँ सम्मिलित होना है। ये बना पहला मीटिंग सोशल ऑडिट का। उसमें कौन आया कौन नहीं आया वो नहीं पता, दैट विल बी डिसाइडेड बाय विलेज पॉलिटिक्स। थोड़ी जो थ्योरी में लग रहा है वो प्रैक्टिकल होगा। तो उसमें एक पास हो गया कि ठीक है रोड बन जाएगी, बहुत बढ़िया है 4 फीट। फिर उसकी सेकंड मीटिंग होगी कि कॉन्ट्रैक्टर ने कैसी रोड बनाई है, तो वो सेकंड सोशल ऑडिट का पार्ट हुआ। प्रोजेक्ट खत्म, मोटा मोटी सोशल ऑडिट खत्म। वो बना ही रियल रियल टाइम के लिए है, बट जब वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हो तो नहीं होता। अभी नए नए पढ़ रहे हैं, इनको लग रहा है सोशल ऑडिट ही देश बदलेगा, ऐसा थोड़ी होगा। हो गया फिनिश, पढ़ लिया, सिनोनिम्स डन। इसका क्वेश्चन है, कर देते हैं क्लियर, बच्चे का क्यूरियोसिटी शुड नॉट बी किल्ड। गवर्नमेंट गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस, दिस इज व्हाट द इवोल्यूशन इज। पहले सरकार होती थी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वाज अ कंसेप्ट, डिटेल बाकी वापस पढ़ाऊंगा गुड गवर्नेंस में इन डिटेल अच्छे से, पीपीटी यूपीटी बना के। गवर्नमेंट वाज अ हिरारिकल स्ट्रक्चर, एक ऊपर फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, एंड गवर्नमेंट वाज अ टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग, टॉप में डिसीजन हो गया और नीचे आता चला जाता है। गवर्नमेंट हैज बीन इवॉल्व्ड एंड कॉल्ड एज गवर्नेंस। गवर्नेंस वाज अ क्रॉस फंक्शनल, क्रॉस फंक्शनल मतलब मान लो ये सिटीजन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये लोकल बॉडी है, ये प्राइवेट प्लेयर है, ये एनजीओ है, सब मिल के सर्विस दे रहे हैं सिटीजन को, उसको बोलते हैं गवर्नेंस। इट इज नॉट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हु इज एंटाइटल्ड टू गिव सर्विसेज टू द सिटीजन्स, सर्विसेज कैन बी गिवन बाय एनीबॉडी, उसको कहते हैं गवर्नेंस। बट गवर्नेंस इज ए वैल्यू न्यूट्रल फिनोमिना। सर्विस कैसी दे रहा है ये नहीं बता, सर्विस दे रहे हैं बस। नेक्स्ट आता है गुड गवर्नेंस, ये हम बात कर रहे हैं 1950s 40s की गवर्नेंस, हम बात कर रहे हैं 1968 69 70 75 80 85 91 92 तक की। फिर वर्ल्ड बैंक आया, वर्ल्ड बैंक ने बोला भाई रुको, वैल्यू न्यूट्रल कैसे हो सकते हो आप, इट शुड बी ए वैल्यू लेडन अप्रोच, कुछ तो वैल्यू रखो। तो वर्ल्ड बैंक ने कंसेप्ट दिया गुड गवर्नेंस का, उसने क्वांटिफाई किया कि कब बोलेंगे हम इस कंट्री में गुड गवर्नेंस है, तो बोला ये 8 कंपोनेंट है, अगर ये फुलफिल हो रहा है तो बोल देंगे गुड गवर्नेंस है। उसको मैंने एक्रोनिम बना दिया क्रैप्ट्री, कि अगर ये 8 कंपोनेंट है तो गुड गवर्नेंस है। फिर आया 2014, मोदी जी आए, ये तो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट का इवोल्यूशन। जैसे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी होता है ना, इकोनॉमिक्स इज थ्योरी, इंडियन इकोनॉमी इज व्हेन दैट इकोनॉमिक्स मॉडल आर इंप्लीमेंटेड इन एनी इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स थ्योरी हो गई, इकोनॉमी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो गया। तो वैसे ही ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन हुआ, और फिर मोदी जी आए, उन्होंने बोला गुड गवर्नेंस तो ठीक है, बट गुड गवर्नेंस इज गुड फॉर डूइंग बिजनेस, आई वांट टू फोकस अपॉन ईज ऑफ लिविंग एज वेल। तो टू बैलेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू गुड गवर्नेंस एंड ईज ऑफ लिविंग थ्रू effective governance. So effective governance is an Indian innovation started from मोदी जी। तो उन्होंने बोला ये सब तो ठीक है, बट लोगों की जिंदगी कैसे ठीक होगी, हाउ टू इंप्रूव द ह्यूमन फेस बिहाइंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने इफेक्टिव गवर्नेंस लाए और कुछ इनिशिएटिव्स लिए। इनिशिएटिव्स क्या लिए कि सेल्फ अटेस्टेशन चल जाएगा। पहले क्या होता था कि आपको गजेटेड ऑफिसर से टेस्ट कराना है, फिर उन्होंने बोला ग्रुप बी और उससे नीचे वालों के लिए इंटरव्यू की जरूरत नहीं है।
फिर उन्होंने बोला पी 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 लेके आते हैं, पब्लिक प्राइवेट पंचायत पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप लेके आते हैं, तो उसका नेक्स्ट इवोल्यूशन है। अब इसका क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये था कि ओवर रेगुलेटेड बट अंडर गवर्न्ड। ओवर रेगुलेट कब होगा? व्हेन देयर इज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी स्ट्रक्चर कब होगा? जब बहुत सारे रेगुलेटर होंगे, ये भी रेगुलेट कर रहा है, ये भी रेगुलेट कर रहा है, ये भी रेगुलेट कर रहा है, ये भी रेगुलेट कर रहा है। वो कब करेंगे? जब बहुत सारे लॉज होंगे। तो अगर बहुत सारे लॉज बने हुए हैं तो उसको कहता है ओवर रेगुलेटेड। बट ये रेगुलेशन बनने किसके लिए थे? ये बनना तो गवर्नेंस के लिए ही था ना। बट गवर्नेंस तो मल्टी स्टेक होल्डर था। प्रॉब्लम ये है कि लॉ बन गए, 5 लॉ सेंटर बनाएगा, 3 एनजीओ के पास चले गए, 4 यहाँ गए, 2 यहाँ गए, 3 गए, तो ओवर रेगुलेटेड तो हो गया बट ये अंडर गवर्नड हो गया। तो उसको कहते हैं ओवर रेगुलेटेड बट अंडर गवर्नड। ऑटोनॉमी नहीं है, अल्टीमेटली वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया। इसको बहुत डिटेल में हम गुड गवर्नेंस की फर्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज बस पूछा तो बता दिया। एनीवेज, ये कुछ मोटा मोटी वर्ड्स याद हुए हैं? किसी क्वेश्चन में लगाएंगे? यस और नो? ओपन बुक एग्जाम कर लेंगे, वैसे ही कर लोगे? ओपन बुक लिखो। The role of CBI as India's premier investigative agency is being questioned. Examine the reasons and suggest improvement. टेम्पलेट लिखना है, हेडिंग लिख लो। Reasons for questioning the role of CBI as India's premier investigative agency. ओपन बुक के लिए किताब लाते क्यों नहीं हो तुम? बिन्स बूस्टर सीरीज लेके आया करो, एक दिन पहले पूछ लिया करो ग्रुप पे कि कौन कौन से टॉपिक्स मोटा मोटी कवर होंगे, क्योंकि अब एक और टेम्पलेट पढ़ानी है बस मुझे। एक इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाना है, तो कल आप इंफ्रा पढ़ के भी आ सकते हो। इकोनॉमिक्स वाले में मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसका एक चैप्टर पढ़ाना। और कौन सी टेम्पलेट पढ़ा दें? तीन ऑप्शन है, रुको थांबा, अभी कौन सा टाइमर शुरू हुआ है। इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाऊं कि आईआर पढ़ाऊं? आता है आईआर की ऐसे ही? थर्ड ऑप्शन तो देने दो। थर्ड और क्या होगा? कोई पुराने वाले बताओ, और कौन कौन सी टेम्पलेट है? इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी यूज कहाँ होगी ये बता देता हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चन आता है। इट इज अ डैश इज अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। पीवाईक्यूज देखोगे तो आएगा क्रॉस बॉर्डर मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट इज अ थ्रेट, डिजिटलाइजेशन इज अ थ्रेट, नक्सलिज्म इज अ थ्रेट, टेररिज्म इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो एनीथिंग दैट इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी विल यूज अ टेम्पलेट की। ये आईआर वाली टेम्पलेट यूज होती है जब बायलैटरल रिलेशन पूछा हो, इंडिया नेपाल, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, एनी, या इंडिया वर्सेस एन इंस्टीट्यूशन, इंडिया एससीओ, इंडिया क्वाड, उन सब की कॉमन ही एक वो टेम्पलेट है कि किस डायमेंशन में अपन को सोचना है। तो मोटा मोटी 4 क्वेश्चन आते हैं आईआर के, उसमें से मिनिमम एक वरना 2 क्वेश्चंस में वो टेम्पलेट लग जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी वाली एक में लगती है, बस 4 क्वेश्चन आते हैं, एक में वो टेम्पलेट लगेगी, बट एक में पक्का ही लग जाता है। इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ना है क्या? वल्नरेबल वाला नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ ही, मतलब पेपर 2-3 में आता है, वो तो बता देंगे उसमें ही। वो तो सेम सही, इंक्लूसिव ग्रोथ बताऊंगा, उसी का एक्सटेंशन है बस, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कर लेते हैं, वो छोटा है, अच्छा है। और दूसरा आईआर पढ़ा हुआ है, आईआर तभी समझ में आएगा वरना नहीं आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर अ लिटिल बिट कंफर्टेबल विद आईआर? और अब बहुत है, पढ़ा देंगे फिर आईआर, ठीक है, बढ़िया। मत कर, सही मत होने दे, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लिखो जरा, चलो आंसर लिखो इसका फिर। क्लाइमेट चेंज, ऐसा क्या प्यार आ रहा है क्लाइमेट चेंज से तेरे को? गर्मी हो रही है इसलिए? आपके पास ओपन बुक एग्जाम है, आप गूगल कर सकते हैं जो आपको गूगल करना हो रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन।
जो मैंने चैलेंजेस की बुकलेट वो 1 पेजर दिया है उसको भी खोल सकते हैं। स्टार्ट। अरे रुको थांबा, याद तो करा दो, तो भूल ही गया मैं। 10 सेकंड है आपके पास रटने को, पहले बता दो फिर। 10 सेकंड्स। 3PI, पीपल, पावर एंड फंक्शंस, प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर। पीपल में दो, फर्स्ट स्किल, दूसरा स्केल। सेकंड पी इज पावर एंड फंक्शंस, so पावर एंड फंक्शंस में फर्स्ट autonomy and accountability, third is third P is process, so process needs to be efficient, process should be effective, process should be economic, और लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अच्छा है कि नहीं है, और दूसरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, जैसे मानो प्लानिंग उसका फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन आ गया, लेट्स अज्यूम, एक तो और समझा देता हूँ। तो फाइनेंस कमीशन में स्किल सेट है कि नहीं है, कॉम्पिटेंसी डेफिसिट, तो उसका ना फिक्स्ड ऑफिस नहीं है फाइनेंस कमीशन का, 5 साल में सेटअप होता है फिर जाता है। तो वहां पे कह सकते हैं बिकॉज स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट देयर, तो वहां कह सकते हैं अपन की नॉलेज एसिमेट्री है कि स्टेट्स को तो पैसा दे रहे हो, उसी के रिप्रेजेंटेटिव बैठाई नहीं आपने, टीओआर में उसके रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं आए, तो वो नॉलेज एसिमेट्री का सब हेडिंग डाल देंगे कि स्टेट का ऑन ग्राउंड जो इश्यूज और चैलेंजेस हैं वो आप इंक्लूड नहीं करते हो टीयूआर में, तो वो एक हो जाएगा। सेकंड स्केल का, इंस्टीट्यूशनल अंडर रीच, कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बट कंटिन्यूअस नहीं है, 5 साल में एक ही बार बनता है बस, सो इंस्टीट्यूशनल अंडर रीच हो सकता है। एंड इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इट इज नॉट मैंडेटरी एक्चुअली टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, पार्लियामेंट एक पास करेगा और छोड़ देगा उसको। देन देयर कैन बी ऑटोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऑटोनॉमी विदाउट अथॉरिटी कर सकते हैं, फंक्शनल ओवररीच भी डाल सकते हैं इसमें। अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज हैं फाइनेंस कमीशन के, कि फाइनेंस कमीशन कंप्लीशन के बाद उसका इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होता है, तो जैसे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, वैसे ही जस्टिस डिलीवरी का मतलब जुडिशरी के लिए डिमांड है कि उनके जो जजमेंट्स हैं उसका इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, वैसे ही किसी भी इंस्टीट्यूशन के डिसीजंस का जजमेंट का होना चाहिए, बट होता नहीं है। एफिशिएंसी का पैरामीटर डाल देंगे, इफेक्टिवनेस का डाल देंगे, इकोनॉमिक का डाल देंगे, फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर का डाल देंगे। ठीक है, याद अपने को हो गया है, अब कर लेते हैं चलो सीबीआई। क्या, ना ना ना, अभी सिर्फ टेम्पलेट बिना पूछे लिखते जाओ, बस सिर्फ टेम्पलेट 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 बस।
कितनी बार पूछेगा सेम सवाल? आधी क्लास में आते हो, फर्स्ट पार्ट मिस करते हो, फिर सेम सवाल पूछते हो। 5वीं बार बता रहा हूँ मैं, आज के दिन में ही। टॉपिक क्या है? इश्यूज फेस्ड बाय सीबीआई। है भाई, बन रहा है। फिनिश हुआ? 1 more minute। जब हम रियल टाइम में क्वेश्चन फ्रीज करते हैं आपसे पूछ पाछ के, फिर मेरे को टीम को इंस्ट्रक्शन देनी होती है, फिर वो बनाते हैं पोर्टल पे, फिर वो बनता है, फिर वो दिखता है। सो कुछ समय और दो। चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो सामने निकाला है क्या 3PI का? हाँ, ये 1 पेजर, उसको सामने निकाल लो। आई थिंक शायद पोर्टल पे बना नहीं होगा, या बन रहा होगा। इट विल टेक सम 30 seconds more। So let's assume the challenges of CBI, issues faced by CBI। So, उसमें से कोई कीवर्ड निकाला होगा, फंक्शनल ओवररीच है क्या इसमें? है कि नहीं है? हाँ ना तो बोल दो। So CBI intervention creates federal issues। So because जनरल कंसेंट गवर्नमेंट्स ने पहले दे रखा था, तो किसी भी टाइम सीबीआई पहुंच जाता था, उससे फेडरल इश्यूज हो रहे थे। सॉल्यूशन क्या निकाला कि जनरल कंसेंट 9 to 10 स्टेट्स ने बंद कर दिया। सो इट विल डिस्प्यूट बिकॉज ऑफ द फंक्शनल ओवररीच बाय अ सेंट्रल एजेंसी वाज कॉजिंग फेडरल टेंशंस। तो सीबीआई इंटरवेंशन क्रिएट्स
फेडरल टेंशन 9-10 स्टेट्स विड्रू द जनरल कंसेंट। अब वो जनरल कंसेंट विड्रू करने का प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब उससे रिलेटेड जो इश्यूज होते थे अब वो सीबीआई बाय डिफॉल्ट नहीं जा सकता, दे हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द स्टेट्स। सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एनक्रोचमेंट। सो आइडियली सीबीआई इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और सुप्रीम कोर्ट बोला कि वो केज्ड पैरेट है। अपने मन से आप बोल नहीं सकते वो केज्ड पैरेट है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीबीआई इज अ केज्ड पैरेट। क्यों केज्ड है? बिकॉज उसका मालिक एग्जीक्यूटिव बना हुआ है। अगर याद होगा तो बोल देंगे कि हाँ कोलगेट जजमेंट था, याद नहीं होगा तो ये वाला पार्ट छोड़ सकते हैं, बिकॉज आई थिंक सो मेजॉरिटी ऑफ अस नो कि सुप्रीम कोर्ट सेड सीबीआई इज अ केज्ड पैरेट। किस जजमेंट में बोला था याद है तो लिख देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। कहीं भी लिख दे, वो तो जो मेरे को चमका मैंने लिख दिया, खुद से लिखा है मैंने, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, वो अपनी मर्जी है किस जगह पे लिखना है। क्योंकि मुझे ये था कि इंडिपेंडेंस नहीं है, एग्जीक्यूटिव उसको डायरेक्ट करता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, इसीलिए वो कंटेंट केज्ड पैरेट एकदम सेट बैठा, इसलिए मैं उसकी हेडिंग डाला एग्जीक्यूटिव। जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो ये मैं खुद घर पे बैठ के करके आया हूँ, तभी आपको बता रहा हूँ, तो जो मुझे लगा मैंने लिख दिया, वी कैन चेंज इट। नेक्स्ट है jurisdictional ambiguity. So need for state to state permissions hampers the uniformity of the implementation of CBI rules. ऑडिट गैप है, पेंडेंसी इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसिक्यूशन में 1500 के आसपास में लॉन्ग पेंडिंग केसेस पेंडिंग है सीबीआई में। लैक ऑफ आईसीटी का बैकबोन है, फॉरेंसिक और डिजिटल कैपेबिलिटीज की प्रॉब्लम है, 35% के आसपास में वैकेंसी है सीएजी रिपोर्ट। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स हैं, वीक कोऑर्डिनेशन विद लोकपाल, स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो, लोकायुक्त, अदर पुलिस एजेंसीज एज वेल। तो ये अपना चैलेंजेस में आ गया। प्रोसेस में फिर बता रहा हूँ आपको, मैं पॉलिटी का फैकल्टी नहीं हूँ, धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, बट आई एम नॉट अ हार्डकोर पॉलिटी वाला फैकल्टी। तो जितना मेरे को नॉलेज था मैं उसको ओपन बुक किया भी नहीं, कीवर्ड उठाए, कीवर्ड से जितना जितना नॉलेज था उस लेवल पे लगा दी। कुछ डेटा इसमें फर्स्ट है, एक ही फर्स्ट है वो तो मैं पता ही होगा कि वो 1500 के आसपास में, वो 1000 1100 1200 के आसपास में है, तो वो 1200 भी हो सकता है, 1400 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है। तो वो इतना आपको ऊपर का डेटा अगर सही है तो बाकी वाला फज हो जाएगा। तो 1500 वाला जो डेटा है दैट इज फर्स्ट, कोई गूगल कर लो वैसे है कितना। आप मुझे बता रहे हो कि आपके पास 3 ऑप्शन है, चैलेंजेस फेस्ड बाय नीति आयोग, चैलेंजेस फेस्ड बाय एनजीओ, और चैलेंजेस फेस्ड बाय ग्राम सभा। तो देख लेते हैं क्या है। डाउनलोड छवि टेम्पलेट मैक्रो, बिट्स, कितना दिखा रहा है, कितना अलग वही तो पूछ रहा हूँ। इसीलिए तो लॉन्ग पेंडिंग लिख दिया कि वो लॉन्ग पेंडिंग मतलब क्या, 5 साल पुराने, 10 साल पुराने, 15 साल पुराने, तो वहां मुझे वो सेफली खेलना था, तो 1500 लॉन्ग पेंडिंग केसेस डाल दिया, इतना डेटा फजिंग चल जाएगा। चैलेंजेस विद एनजीओज इन इंडिया, चैलेंजेस विद ग्राम सभा, और चैलेंजेस विद नीति आयोग, क्या लिखना चाहोगे? चैलेंजेस विद एनजीओ, चैलेंजेस विद ग्राम सभा एंड चैलेंजेस विद नीति आयोग। तो ग्राम सभा कर लेते हैं। ऐसे नीति आयोग को 10 साल हुए हैं, पता है उसका क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ग्राम सभा जो है वो अभी पिछली बार ही पूछा है, रूरल लोकल बॉडीज लास्ट ईयर ही पूछा था, तो विल नॉट बी रिपीटेड। एनजीओ भी पूछ लिया। ये तक ऐसा माइंड वॉश करने का तरीका होता है टीचर का। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नीति आयोग, चैलेंजेस फेस्ड बाय नीति आयोग। गुड, टेररिस्ट बन रहे हो तुम लोग।
दिखाओ, फिर लिखा क्या है? हैं? ठीक है, कीवर्ड तो फिर भी ठीक है, तो कंटेंट कम है, पकड़ाओ। फॉन्ट साइज बढ़ाओ, कितनी बार बोला है, लिखो कहीं मोटा मोटा लिखो। हाथ में गुदवाना पड़ेगा तुम्हारे मुझे। कल पूछ के जाता है ये फॉन्ट साइज अच्छा है कि ये, फिर पीछे वाले पे आ गया। नोट्स नहीं है ये। नोट्स भी अल्टीमेटली अपने को ऐसे बनाने हैं। ये है नोट्स, फाइनली बन के यही जाएंगे बस, इसी पेज साइज जैसे इसमें बेस वैसे ही बनाना है। ग्राफ, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो बना दे, उसमें क्या है? चैलेंजेस फेस्ड बाय नीति आयोग के फॉर्मूला में देखा, दो चैलेंज मर्ज करने हैं, दो तीन कीवर्ड मर्ज करने हैं बस यार। फॉर्मूला तो सिंपल है। दो दो कीवर्ड रटे हैं, किस लिए रटे हैं? इसीलिए रटे हैं। खूब चीटिंग करता है मेरे बगल में बैठ के। तो डाल ही रहा है ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग टोकनिज्म डाल दे, तो वर्ड तो यूज कर। तो क्लास खत्म होने के बाद दिखाना, कुछ कमेंट करना है जो अभी तुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये अल्टीमेटली अगर नोट्स भी आप बना रहे हैं तो वो नोट्स अब, अगर बहुत जल्दी है नोट्स बनाने की, तब भी वो इसी फॉर्मेट में नोट्स बनेंगे। यही है नोट्स आपके, ये अपन ने उठाया टेम्पलेट वाइज, इसीलिए टेम्पलेट जल्दी पढ़ाया, सो दैट वट एवर नोट्स यू वांट टू मेक करंट का, इसका उसका, तो बनेगा इसी फॉर्मेट में। बताऊं, इट शुड बी इन दिस फॉर्मेट ओनली, अदरवाइज वो वेस्ट है। एनीवे, जैसा आज बस इतना ही पढ़ेंगे, जैसा तुम लोगों ने बताया कि कल हम कौन सी टेम्पलेट करने वाले हैं, गुड गवर्नेंस। बोलो हाँ। सो पढ़ के आना। तो मैक्रो इकोनॉमी और कराना है कि हो गया? करा दे थोड़ा सा। हाँ तो अप्लाई, दो क्वेश्चंस में अप्लाई कर लेंगे कल, वो इजी है। तो कल पहले आते ही, कल मैं पूछता हूँ अगर 5:30 बजे क्लास मिल गई तो 5:30 से 8 कर लेंगे, नहीं मिली तो फिर 6 से 8:30 कर लेंगे। थोड़ा सेफ्टी का मुझे भी इश्यूज लग रहे हैं। तो कल मैक्रो इकोनॉमी खत्म करते हैं, गुड गवर्नेंस खत्म करते हैं, उसके बाद टेम्पलेट को होल्ड पे डाल देंगे। 5 हो जाएंगी, मोटा मोटी अपना काम हो जाएगा। फिर मुझे एक और क्लास लेनी है कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन वाली नेक्स्ट डे लेके साइंस ऑफ आंसर राइटिंग को फिनिश करेंगे। देन वी विल पुट थिंग्स ऑन होल्ड टिल द रिजल्ट कम्स। और बता, बात हो गई? ये जो क्या नाम है उसका, उसने जो बर्बाद कर रखा है ना। हाँ हाँ हाँ, बेवकूफ आदमी में। एनीवेज, तो उसके बाद सुनो थामा, जब रिजल्ट आएगा उसके 1 या 2 दिन बाद फर्स्ट थीम स्टार्ट करेंगे, हेल्थ। पहले पेपर 2 से रिलेटेड थीम्स फिनिश कराऊंगा। शेड्यूल मिल गया आपको? टेलीग्राम पे मिला होगा। पहले पेपर 2 की थीम्स कंप्लीट कराऊंगा जो कि हैं हेल्थ, एजुकेशन। शेड्यूल भी तो मिला होगा। आपा कौन सा जाट है, बदल लेंगे जुबान से। पहले पेपर 2 फिनिश कराऊंगा एक्चुअली। तो हेल्थ हुआ, और उसके जनरल स्टेट के बाद क्या है, देख लेना फिर।
बता ही दो ना, अभी फाइनल कर लेते हैं शेड्यूल, एटलीस्ट पता तो 10-15 दिन क्या पढ़ने वाले हैं। टेस्ट नहीं, क्लास वाला शेड्यूल, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी इसमें। ओहो हाँ तो ये नहीं चलेगा, इसमें होंगे चेंजेस। चेंजेस इसलिए होंगे कि अगर पेपर 2 का टेस्ट ले रहे हैं तो इट्स बेटर मैं पेपर 2 पहले फिनिश करा दूं, फिर पेपर 1 में। पेपर 2 पहले फिनिश मतलब मेजॉरिटी ऑफ द थीम्स विच आर, अब गुड गवर्नेंस पढ़ाना है तो लॉजिक नहीं है ना कि गुड गवर्नेंस में आपको जाके 23rd टू 25th जून को पढ़ाऊं और टेस्ट उसका पहले हो जाएगा। तो इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू अवर टेस्ट। मतलब चेंजेस मतलब डेज सेम रहेंगे, ऊपर नीचे होंगे बस, पहले पेपर 2, फिर पेपर 3, फिर पेपर 1, फिर पेपर 4, कुछ वैसे करे, कुछ कर लेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश ही कर, फिर बदल लेंगे। बट वो टेस्ट वाला पक्का है, वो सैक्रोसेंट है, क्लास कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है एक्स्ट्रा। 16 से 10 to 11 सोच रहा था, मैं नहीं उठूंगा 9 बजे, मुझे लाइव प्रेजेंट रहना है उन टेस्ट में, ऐसा छोड़ूंगा नहीं, भाग जाओगे नहीं तो तुम लोग, टेस्ट नहीं लिखोगे फिर क्या फायदा है। तो 10 to 11 आई हैव टू बी, अगर तुम्हारा कैमरा ऑन होगा तो मेरा कैमरा भी ऑन होगा। तो 10 से 11 वो है, ऑनलाइन वालों का भी कैमरा ऑन होगा, ऑफलाइन वाले तो क्लास में आगे लिख ही रहे होंगे, तो इट्स बेटर मैं ऑफिस ही आगे बैठ जाऊं, और 11 से 12 उसका डिस्कशन होगा। ठीक है, तो फिर फाइनल ये हुआ है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 1-2 दिन बाद अपन हेल्थ से शुरू करेंगे। पहले इनको बंद कर देते हैं।